तो बेटा लास्ट महीना रह गया है आपके नीट 2025 के एग्जामिनेशन में, और ये महीना होता है खूब सारी प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का। तो हम हमारे अभ्यास बैच में डेली वही करते हैं, 200-300 क्वेश्चंस हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो रिसेंटली हम जेनेटिक्स वहां पर डिस्कस कर रहे थे, और प्रिंसिपल्स और मॉलिक्यूलर के इतने बढ़िया क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस इतने अच्छे थे, बच्चों ने इतने इंटरेस्टिंग डाउट पूछे कि मुझे लगा मुझे यहाँ पर ऑनलाइन बच्चों के साथ भी इन चीजों को शेयर कर लेना चाहिए, ताकि आप वो सेम गलतियां ना करें। तो कुछ क्वेश्चन टफ लगेंगे, लेकिन कुछ सिर्फ रिमाइंडर के लिए आपके पास है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए लाई हूँ, साथ में सॉल्व करना, देखते हैं आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और वैसे अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम t.me/anandmani001 पे, आपको सारे पीडीएफ वहां पर मिल जाते हैं। पर पहले हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन, तो यही एक बहुत बढ़िया रिमाइंडर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत टफ नहीं है पर बहुत अच्छा रिमाइंडर है, क्योंकि जब मैं सॉल्व करवा रही थी बहुत बच्चों ने ये गलती करी। क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने अमीनो एसिड, वो सीधा सीधा अमीनो एसिड पूछ रहा था कि ट्रांसलेट होंगे अगर एक एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड आपको दे रखे हैं और उसमें से आपने 6th पोजीशन के न्यूक्लियोटाइड को कर दिया डिलीट। तो ये जो एमआरएनए दे रखा था इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6th नंबर का क्या कर देना था, डिलीट, और बनाना था अमीनो एसिड। अब जो गलती अक्सर बच्चे करते हैं वो इसके बाद से काउंट करने लगते हैं, 3-3 कोडोन का एक अमीनो एसिड काउंट करने लगते हैं कि अच्छा ये एक है, फिर 1 2 3 ये एक अमीनो एसिड, और ऐसे करके काउंट करना शुरू करते हैं। और इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, इसकी ट्रिक ही है कि जब आप कुछ ऐड या डिलीट करो, सबसे पहले स्टॉप कोडोन ढूंढो। कहीं आपके ऐड और डिलीट करने से कोई स्टॉप कोडोन तो नहीं बन गया। AUG तो स्टार्ट कोडोन होता है, जैसे ही साइटोसिन हटाया तो UGA एक साथ आ गया, और UGA स्टॉप कोडोन है। फटाफट से तीनों स्टॉप कोडोन बताओ मुझे, UAA, UAG और UGA। तो आपका साइटोसिन हटाने से ये स्टॉप कोडोन बन गया, तो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड बन पाएगा और उसके बाद चेन रुक जाएगी। तो इसका आंसर था 1, और बहुत बच्चे इसके बाद काउंट कर रहे थे। तो ऐसी गलतियां हो जाती है जो हमको नहीं होने देनी है। तो एक तो ये याद रखना बेटा। ऐसे तो खैर आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे, पर मैंने कुछ कुछ चुनिंदा, है ना, वो जैसे सर बोलते हैं कि रसीले बगानों से चुने हुए आम, वो हम यहाँ पर लाए हैं। तो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे 44, द फंक्शन ऑफ नॉन सेंस कोडोन। ये क्वेश्चन मुझे इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में पता सबको था। सबको पता होता है कि 3 तरीके के कोडोन होते हैं, मिस सेंस होता है, नॉन सेंस होता है, एंटी सेंस होता है। हम पढ़ते हैं नॉन सेंस मतलब जो कोडोन कोई सेंस ना बना रहा हो, मतलब उस कोडोन के सामने कोई अमीनो एसिड ना हो, कुल मिला के स्टॉप कोडोन की बात करें। जो कोडोन कोई सेंस ना बना रहा हो मतलब स्टॉप कोडोन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि वो आपको पागल बनाने के लिए पहले ही ऑप्शन में ऐसा स्टेटमेंट रख रहा है कि आपका दिमाग जाएगा कि वो सही लिखा हुआ है, क्योंकि वो पहले स्टेटमेंट में लिख रहा है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज करने का काम करता है फ्रॉम एमआरएनए। वो अगर आप देखोगे भी तो मोर और लेस बहुत से एआई इसको ठीक भी कह देते हैं, लेकिन अगर आप पूरा रीड करोगे तो उसके बाद बता रखा है सेकंड ऑप्शन में कि वो एक अनस्पेसिफाइड अमीनो एसिड बनाता है। तो वो तो अमीनो एसिड बनाता ही, स्टॉप कोडोन है, यहाँ तो दिक्कत होगी नहीं। फिर कह रहे हैं वो टर्मिनेट कर रहा है मैसेज ऑफ जीन कंट्रोल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। जो जीन प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करी थी वो उस मैसेज को यहाँ पर लाकर टर्मिनेट करता है। वो मैसेज को टर्मिनेट करता है कि बस ये खत्म हो गया, जो कोडोन अभी आप रीड कर रहे थे ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि इसके सामने कोई अमीनो एसिड नहीं है। तो वो जो भी स्टॉप कोडोन होता है, जो भी वो नॉनसेंस कोडोन होता है, वो टर्मिनेट का काम करता है, रिलीज का नहीं। कीवर्ड देखो, वो रिलीज का काम नहीं करता, वो टर्मिनेट का काम करता है बेटा। तो ऐसे में आंसर 3 देना था। तो कभी भी पूरे स्टेटमेंट रीड किए बिना क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। तो रिलीज कौन कराता है, जब सामने कोई नहीं आता ना, स्टॉप कोडोन आ गया, अब सामने कोई टीआरएनए नहीं आ रहा, तो फिर क्या होता है, आपके रिलीज फैक्टर्स आते हैं, और वो रिलीज फैक्टर्स ही आगे फैसिलिटेट करवाते हैं। जो पी साइट पे, राइबोसोम की पी साइट पे जो लास्ट टीआरएनए होता है, उससे फाइनल अमीनो एसिड को हाइड्रोलाइज करवाने का वो सारा काम रिलीज फैक्टर करवाते हैं, पॉलीपेप्टाइड को उतारते हैं। नॉनसेंस कोडोन का काम सिर्फ टर्मिनेट करना था, कोडोन रिलीज नहीं करवा रहा। तो आंसर होगा 3। ये कुछ गलतियां मैंने होते हुए देखी थी, इसीलिए यहाँ पर मार्क कर दिया। और क्वेश्चंस देखते हैं जरा। क्वेश्चंस तो खैर आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिल जाएंगे यहाँ पे बेटा, मेजर पीक, माइनर पीक, हर तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। एक ये क्वेश्चन देख लो, ये भी मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे ये पता चला कि इस मौके पर आकर भी बहुत से बच्चों को ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता। क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम किया गया था कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना था जेनेटिक मटेरियल का, और लार्जेस्ट से लेकर स्मॉलेस्ट। आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि जब हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं, पूरा एक टॉपिक है हमारे चैप्टर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो जब हम जीनोम की बात करते हैं तो हम इंसान के हेप्लॉइड कंटेंट की बात करते हैं। हम किसी के भी जीनोम की बात करते हैं तो हम पूरे हेप्लॉइड कंटेंट की बात करते हैं। यानी अगर मैं जीनोम की बात करूं बेटा, तो अगर मेरे पास टोटल 6.6 × 10⁻9 है, तो यहाँ पर 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स हैं। ये तो बहुत लंबा आपके पास कंटेंट हो गया, है ना। और वैसे भी आपको पता है, अगर आप बेस पेयर में भी ना लिखो तो जीनोम आपके पास हेप्लॉइड कंटेंट है।
यानी अगर टोटल आपके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें 23 क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? जीनोम। जीनोम के अंदर कितने आते हैं? 23 क्रोमोसोम। तो उससे छोटा लेवल पर कौन होगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में भी क्या है? डीएनए का टुकड़ा। डीएनए के टुकड़े किससे बने? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? जीन। हम बात करते हैं ना 3000 न्यूक्लियोटाइड का एवरेज पर एक जीन होता है, और उस जीन के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो क्वेश्चन सीक्वेंस का बना दे, और अगर आपको थ्योरी पता है तो आप कर पाओगे। इसमें बहुत से बच्चों को मैंने जीनोम और क्रोमोसोम में कंफ्यूज होते देखा। तो जीन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। जी, बहुत सारे जीन एक क्रोमोसोम पे मिलेंगे और बहुत सारे क्रोमोसोम मिलकर जीनोम बनाते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। नहीं पता था तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करते पर उन्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 73। ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है बेटा, और ये बेटा इसीलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यहाँ ना एक छोटा सा डिफरेंस आप नोटिस करोगे कि डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का। हमको पता है वॉटसन एंड क्रिक ने दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो किस पे बेस्ड है? हमें एक स्टडी हुई थी जिसका रिजल्ट निकाला था और विल्किन और फ्रैंकलिन ने दिया था, उस पे हमारा आंसर आया था। अब आंसर आया था मतलब उसी की स्टडी पे वॉटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था। मुझे ये इंटरेस्टिंग इसीलिए लगा, मैं इसीलिए लेकर आई क्योंकि बहुत से बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं कि मैम अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हो और अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो लिखा हुआ है साफ साफ कि एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नहीं लिखी हुई है, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा है विल्किन और फ्रैंकलिन का। तो वो इसको बोनस में मान रहे थे या गलत मान रहे थे, या बहुत से बच्चे की क्रिस्टलोग्राफी तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं, उसको ना माने तो ज्यादा करेक्ट है कि डिफ्रैक्शन को ठीक माने, वॉटसन एंड क्रिक के ही डिफ्रैक्शन को ठीक मान ले, और वो थर्ड पे जा रहे थे। तो आई होप आप उस ऑडियंस में से नहीं है, उन बच्चों में से नहीं है बेटा। क्रिस्टलोग्राफी और डिफ्रैक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस बच्चे यहाँ पे नहीं होता। क्रिस्टलोग्राफी और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस नहीं होता। वैसे तो देखो डेफिनेटली केमिस्ट्री वाले ज्यादा बेटर समझा पाएंगे, पर क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक्स में आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं और आप उनके स्ट्रक्चर्स का पता लगाते हो। उसके लिए लाइट एक सर्टेन एंगल पे दी जाती है, वो रिफ्लेक्ट करके वापस आती है, वहां से आपको एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मिलता है, उसको थीटा बोलते हैं। तो आप कर क्रिस्टलोग्राफी ही रहे होते हो जिसमें आपको डिफ्रैक्शन का डेटा मिलता है। तो मोर और लेस ये रिलेटेड है, अलग चीज नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफी लिखा हो, दोनों चलेंगे। वो डेटा विल्किन और फ्रैंकलिन का था जिसके बेसिस पर मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो अगर ये कंफ्यूजन आपके भी दिमाग में था, आप भी ये गोपी बहू वाली हरकत कर रहे थे, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो। और ये 74 नंबर का क्वेश्चन, ये तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि भाई पूरी क्लास ने गलती करी है इसके अंदर, पूरी क्लास ने गलती करी है इसके अंदर। और इतना बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये दे क्या रखा था, ये थोड़ा 9 इसको सबस्क्रिप्ट से सुपरस्क्रिप्ट में ले जाना कि 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स है आपके पास, ठीक है। 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स है। कितना? जीनोम में। आपको भी पता है ये बात, जीनोम हैप्लॉइड कंटेंट होता है, हमें तो रटी हुई है ना ये चीज कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 पूरा है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 जीनोम है, हमको पता है ये बात। फिर ये कह रहे हैं व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ सोमैटिक सेल। अब जो बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन मेरे जितने भी आंसर्स हैं वो मीटर में दे रखे हैं, मैं एंगस्ट्रॉम में नहीं कर सकती, तो मुझे एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और उसके लिए हम करते हैं 10 टू द पावर -10। अब ये मीटर में आ गया, अब ये मीटर में आ गया। ये तो दो बेस पेयर के बीच में, टोटल बेस पेयर कितने दे रखे हैं? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9। तो कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9। और जब आप ये करोगे तो आपको आंसर 1.1 मीटर मिलेगा एग्जैक्टली। और यही आंसर होना चाहिए, 1.1 मीटर ही आंसर होना चाहिए, पर ये आंसर नहीं था। आधी नहीं पूरी मेरी क्लास ने 1.1 इसका आंसर दिया था, लेकिन आंसर 2.2 मीटर हो गया। अगर कोई बता सकता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि उसने 2 आंसर किया था। अगर सच में ऑनेस्टली 2 आंसर किया था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पर मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने ये फॉर्मूला लगाया, मल्टीप्लाई किया, 1.1 आंसर आया, उसको टिक लगाया। वो फिर से क्या गलती कर रहे हैं? वो इस सोमैटिक सेल को रीड नहीं कर रहे, वो इस बात को ध्यान नहीं रख रहे कि जीनोम दिया हुआ है तो जीनोम का मतलब ही तो हैप्लॉइड कंटेंट होता है। आप अगर हैप्लॉइड कंटेंट के बारे में मुझे बता दो, आधा ही डीएनए का कंटेंट आप मुझे दे रहे हो और फिर आप मुझसे पूछ रहे हो इस आधे का ही लेंथ बता, तो मैं बोलूंगी 1.1 मीटर है। लेकिन आप पूछ रहे हो लेंथ तो पूरे की बताओ, लेंथ तो उस डीएनए की बताओ जो सोमैटिक सेल में मिलता है। सोमैटिक आपके नॉर्मल बॉडी का 2n सेल है, एंड सेल नहीं है, वो गैमेटिक नहीं है। तो आपको अपने आप मानना है कि सोमैटिक मतलब जीनोम से काम नहीं चलेगा, पूरा डीएनए चाहिए। तो वहां पर इंटू 2 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 उसको करोगे। और वैसे भी आपको पता है आपके डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर। गलती करवाने के लिए इन्होंने जीनोम लिखा ताकि बच्चे इसको सॉल्व करे 1.1 ले। अगर इस क्वेश्चन में सोमैटिक ना लिखकर गैमेटिक लिख देते तो, अगर इस क्वेश्चन में सोमैटिक ना लिखकर बच्चे गैमेटिक लिख देते तो आंसर 1.1 मीटर जाता, क्योंकि तब हैप्लॉइड कंटेंट ही जाएगा डीएनए का आपके पास। लेकिन उन्होंने सोमैटिक लिखा तो आंसर इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? 2।
आंसर इस केस के अंदर क्या हो जाएगा 2। ये मुझे बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन लगता है। कुछ क्वेश्चन में तो इतना मजा आया क्योंकि बच्चे इतने इंटरेस्टिंग वे में चीजों को सॉल्व करते हैं और नई नई चीजें आपको बताते रहते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो मुझे पता है सिंपल है, पर मैं इसके थ्रू ना आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देना चाहती हूँ। अगेन इसके थ्रू मैं आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज करवा देना चाहती हूँ। बेटा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 77 दिखाई दे रहा है आपको। पूछ रहे हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट कौन सा होगा। अब दिक्कत पता है क्या हो रही थी, क्योंकि इन्होंने आधे ऑप्शन में कंटिन्यूअस भी दे रखा है, आधे ऑप्शन में डिसकंटिन्यूअस भी दे रखा है और अलग अलग टेम्पलेट की बात कर रखे हैं। तो अगर आपको डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस थोरो नहीं है, आप सिर्फ आंसर ढूंढने लगते हो 5 to 3, क्योंकि इतनी बात आधी नहीं बहुत सारी जनता ने रट रखी होती है कि डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन पूछ रहे, ओ 5 to 3। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ क्या होता है 5 to 3। मैं खुद बच्चों को ये याद दिलवाती हूँ। तो वो सबसे पहले इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन 3 to 5 में तो होगी नहीं, 5 to 3 होगी। वही वो गलती कर देते हैं क्योंकि इसी के अंदर आंसर है। वो डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन नहीं, वो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि अगर टेम्पलेट 3 to 5 वाला है तो उसके सामने जो डीएनए रेप्लिकेट होगा वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। पहली बात तो ये। तो आंसर और ऑप्शंस को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। और एक सिंपल सी चीज, अगर आप वो स्टूडेंट है जिनको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है बेटा, तो प्लीज ना ड्रॉ कर लो, बहुत देर नहीं लगेगी। एक रेप्लिकेशन फॉर्क ड्रॉ कर लो और ये जो नीचे 78 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन भी यूं सॉल्व होने लगेंगे अगर आप खुद से ड्रॉ करने लग जाओगे तो एक बार ड्रॉ कर लो बेटा, ये चीज सॉल्व हो जाती है। देखो क्या करो, एक इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क बना लिया करो और इस अपनी मर्जी से, चाहे एक को आप 3 और 5 नाम दे दो, एक को आप 5 और 3 नाम दे दो। अब इतनी बात हमेशा याद रखना, वैसे थोड़ा सा ना वो वाला ज्यादा बेटर हो जाता है, वो वाला थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है। जब आप यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 लिखोगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बेटर हो जाएगा। तो मैंने अपने आप से एक फोक बना लिया है और मेरे को पता है कि जब काम करता है मेरा डीएनए पॉलीमरेज तो वो 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है। जब काम करता है मेरा हेलिकेज तो 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है। ये फोक जब ओपन हुई तो हेलिकेज यहाँ बैठा था और क्योंकि जहां से भी उसको 5 से 3 जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ उसको दिख रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में खुल रहा था। तो हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज सब यहाँ पर बैठे थे और इन्होंने जाकर खोल दिया। जब इन्होंने जाकर खोल दिया तो मैं भी जब टेम्पलेट रीड करूंगी तो इसी डायरेक्शन में रीड करूंगी बेटा, जिस डायरेक्शन में मैंने ये एरो बनाया, क्योंकि मेरा फोक इसी डायरेक्शन में खुला है, मेरा डीएनए इसी डायरेक्शन में खुला है, क्योंकि मेरा हेलिकेज इस डायरेक्शन में गया है। तो टेम्पलेट को रीड भी मैं इसी डायरेक्शन में करूंगी जिसमें मैंने एरो बना रखा है। ये बात आपको समझ में आ रही है। और उसके बाद क्या था, 3 के सामने मुझे 5 खाली दिखा तो 5 to 3 कंटिन्यूस बनता गया। लेकिन यहाँ पे मुझे 5 के सामने 3 कभी खाली नहीं दिखा, तो यहाँ पर जो स्टैंड बनानी पड़ी वो हमेशा मुझे टुकड़ों में ऐसे छोटे छोटे इस डायरेक्शन में बनानी पड़ी। तो अगर मेरा टेम्पलेट, जो कि मुझे हमेशा इस डायरेक्शन में रीड करना है, अगर मेरा टेम्पलेट 3 to 5 है तो उसके सामने जो बनती है वो कंटिन्यूअस बनती है। अगर मेरा टेम्पलेट 3 to 5 है तो उसके सामने स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस नहीं बनती, कंटिन्यूअस बनती है। यही मेरा आंसर है। इतनी सिंपल चीज पूछ रहे थे ये। और अगर मेरा टेम्पलेट, क्योंकि मुझे टेम्पलेट हमेशा इस डायरेक्शन में रीड करना है बेटा, मेरी ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग मुझे इस डायरेक्शन में रीड करना है, क्योंकि मैंने मेरे फोक को ऐसे ही खोला है, मैंने मेरे डीएनए को ऐसे ही खोला है, मेरा फोक ऐसे ही बना है। तो अगर मैं टेम्पलेट बोलती हूँ ये 5 से 3 वाला, तो 5 से 3 के सामने कंटिन्यूअस बनी है, नहीं डिसकंटिन्यूअस बनी है। 5 से 3 टेम्पलेट के सामने लीडिंग स्ट्रैंड बनी है, नहीं लैगिंग स्ट्रैंड बनी है। तो आंसर क्या होगा 3। एक ये डायग्राम अपने आप से याद कर लिया करो, खुद अपने हाथ से बनाना, कभी नीट के एग्जामिनेशन में गलती नहीं करोगे। और जो स्ट्रैंड जिस डायरेक्शन में 5 से 3 जाती हुई दिख रही होगी ना, उसी डायरेक्शन में सारे टेम्पलेट को रीड करना। तो ऐसे क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपकी गलती नहीं होगी बेटा। एंड आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होगी। तो मैंने बस इसी को डिस्कस करने के लिए ये रखा था। एक और क्वेश्चन, ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। ये टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं नहीं कह रही ये टफ है, पर ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है जहां पर अक्सर मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखा है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अंदर बस ये बताना था कि कौन सा टीआरएनए, मतलब कौन से अमीनो एसिड को लेकर आएगा बाइंड करवाने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए कौन से एमआरएनए को लेकर आएगा। तो जो कोडोन होगा उसके सामने वाले एंटीकोडोन को लेकर आएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहां पर बता रखा था एक सेगमेंट, 3' से लेकर 5' तक का सेगमेंट, और अपने आप हमारे दिमाग ने बिना कुछ क्वेश्चन को ढंग से पढ़े इसको ऐसे लिख दिया कि अच्छा, अगर आप मुझे 3' से लेकर 5' तक का सेगमेंट दे रहे हो, जो कि है ATA, CCC, ATG और GGG, मैंने जो क्वेश्चन में लिखा था ना वही यहाँ पे लिख दिया बेटा। बच्चों ने क्या किया, मैंने भी इनफैक्ट ये गलती करी कि सेगमेंट है, एंटीकोडोन ही तो पहचानना है। कितनी एक बड़ी बात हो जाएगी, करना क्या है, हर एक कोडोन के सामने एक एंटीकोडोन ले आना है
और क्योंकि ये mRNA है तो mRNA को रीड किस डायरेक्शन में करना चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करना चाहिए। तो मैंने यहां से रीड करना शुरू किया, मुझे लगा क्वेश्चन पागल बना रहा है, उसने 3 to 5 लिखा हुआ है, पर मुझे तो पता है कि रीडिंग कहाँ होती है mRNA की, हमेशा 5 to 3 होती है। तो मैंने इधर से रीड करना शुरू किया, जी के सामने मुझे पता है एंटीकोडोन CCC वाला आएगा और A से स्टार्ट करना मैंने शुरू कर दिया। इसके नीचे ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दे रखे थे कि सीक्वेंस बताओ, तो मैंने A से शुरू करना शुरू किया कि A से शुरुआत होगी, और ऐसे 2 ऑप्शन थे और ये मैंने बहुत से बच्चों ने किया, तभी मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। गलती हम सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम mRNA मान रहे हैं वो mRNA था ही नहीं, वो DNA था। ऐसी ही गलतियां वो आपसे कराएंगे। तो ये बहुत बड़ी सिली मिस्टेक थी, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है। ये रिमाइंडर देकर जा रही हूँ एक अच्छी ब्लेसिंग के साथ कि भगवान करे उस टाइम जब आप नीट का पेपर दे रहे हो तो आपका दिमाग चल जाए, ऐसे ठनके ना, और आप ऐसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट वर्ड्स को देख लो कि डीएनए दे रखा है, आरएनए नहीं। और ये डीएनए अगर आप देखोगे तो ये तो बेटा डीएनए है, तो पहले तो डीएनए के सामने एमआरएनए बना लो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम का एमआरएनए बना लो, तो एटीए के सामने क्या आ जाएगा, यूएयू, जीजीजी, यूएसी और सीसीसी। अब इससे क्या बना लो, एंटीकोडोन, क्योंकि ये अब आपके पास एमआरएनए आ चुका है तो इसके सामने अब क्या बना लो, एंटीकोडोन। तो यूएयू का एंटीकोडोन क्या हो जाएगा, AUA, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा था यहाँ पे, तो डी से शुरू होना था, और डी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन था और वही आपका आंसर था, तो क्वेश्चन ये सिंपल था पर गलती हुई सिली मिस्टेक की वजह से, इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया बेटा। और देखें कोई ऐसे क्वेश्चन, वैसे तो बहुत सारे थे, फिर भी मैंने चुनिंदा थोड़े से चूज किया आपके लिए कि इतना ज्यादा तो ये वाले बच्चे शायद समझदार होंगे। एक और रिमाइंडर देती हूँ जो अक्सर बच्चों को पता होता है बट फिर भी वही वो छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं ना, उनमें से एक गलती है। देखो एक सेगमेंट दिया हुआ है डीएनए का, बता रखा है कि उसके अंदर 20,000 बेस पेयर है और पूछे हुए कितने फॉस्फेट होंगे। अब आपको ये बात पता है कि हर न्यूक्लियोटाइड के पास अपना फॉस्फेट होता है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का मिलकर बना होता है, शुगर होती है, नाइट्रोजिनस बेस होता है और फॉस्फेट होती है। तो हर न्यूक्लियोटाइड के पास अपना फॉस्फेट होता है, तो जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने फॉस्फेट होंगे। तो तुरंत मुझे पता है कि अगर आप मुझसे फॉस्फेट पूछ रहे हो तो 20,000 का आंसर 20,000, और बच्चे बढ़ते हैं आगे, और ये बढ़े थे। मेरे चैट सेक्शन में 1 आंसर आया था, तभी मैंने इसको तुरंत मार्क कर लिया। ये सिर्फ मैं एक हेल्दी रिमाइंडर आपको देने आई हूँ कि आपको अगर ये बात पता ही है कि जितने नाइट्रोजन बेस उतने फॉस्फेट, तो कम से कम इन बेस पेयर को बेस में तो कन्वर्ट कर लो। आपको दे क्या रखा है, 20,000 बेस पेयर, पहले बेसेस बना लो 40,000, वो आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 2। तो प्लीज मेरे इन हेल्दी रिमाइंडर्स को अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख लेना, और एग्जाम पे जाने से पहले खुद को ये याद दिलवा के जाना, वरना धोखा खाओगे बेटा, एकदम जोर से धोखा खा लोगे, जो मैं नहीं चाहती कि आप लोग खाओ। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बहुत ऐसे लगता है कि टफ है पर टफ नहीं है बिल्कुल, उसका एक और एग्जाम्पल है। 150 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन था कि हमने रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर्स की करी क्रॉसिंग, ठीक है, F2 जनरेशन आई, वो जनरेशन आई 60:20 के रेशियो में, उसकी हमने करी है सेल्फिंग। देन ऑन सेल्फिंग किसकी करी है, हेटेरोजाइगस रेड की करी है, तो ऑफस्प्रिंग क्या होंगे। बहुत से बच्चों ने 10-15 मिनट इस क्वेश्चन पे मत्था खपाई करी, ये मैंने ऑफलाइन के टेस्ट में भी दिया था, और फिर भी आंसर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो कोई ऐसा क्रॉस कर रहे थे जो समझ ही नहीं आ रहा था। इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब ये है कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप मेंडल को पहचानते हो या नहीं। इन्होंने बोला कि जब आपने रेड और व्हाइट की क्रॉसिंग करवाई, तो मैं अपने आप से मान के चल रही हूँ कि मेंडल जब रेड और व्हाइट की क्रॉसिंग कराते थे तो वो तो प्योर प्लांट लेते थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, सुनते जाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कि वो तो इसकी क्रॉसिंग करवाते थे। तो जब इन्होंने इसकी क्रॉसिंग करवाई होगी तो इनको क्या मिल रहा है, इनको एक F1 मिली होगी जो कि कैपिटल आर स्मॉल आर होगी, ये उनकी F1 होगी। इस F1 की जब इन्होंने सेल्फिंग करवाई होगी तो इनको F2 मिली होगी, और आपको पता है जब इस F1 की सेल्फिंग होती है तो जो F2 मिलती है उसका फिनोटाइप आपको 3:1 के रेशियो में मिलता है, हाँ या ना। आपको रेड और व्हाइट 3:1 के रेशियो में मिलता है, वही तो इन्होंने बोला 60:20, 60:20 क्या है, 3:1, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है, कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, कोई को डोमिनेंस नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यहां तक वो आपको बस ये बताना चाहते थे कि मेंडल का पूरा रूल चल रहा है और कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ओके, मुझको ये बात समझ में आ गई कि ठीक है मेंडल चल रहा है और कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद ये मेरे से कह रहे हैं कि अब आपने क्या किया, एक हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर लिया और उसकी क्रॉस करवाई है, तो ऑफस्प्रिंग में क्या रेशियो आएगा। तो बेटा आप दोबारा से F1 की सेल्फिंग ही तो करवा रहे हो,
कुछ नया नहीं कर रहे हो, ऊपर वाला डेटा ये बता गया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, दूसरे डेटा ने सेम चीज दोबारा पूछ ली कि हेटेरोजाइगस रेड की क्रॉसिंग करवाई, तो क्या 3:1, जिस ऑप्शन में 3:1 मिल रहा हो ये ऑप्शन 3:1 मिल रहा है, यही आंसर होगा, कोई और क्रॉस करना ही नहीं था, जिस ऑप्शन में 3:1 मिल रहा है वही आंसर होगा। कभी कभी हम ज्यादा दिमाग लगा लेते कि पूछा होगा तो कुछ तो दया गड़बड़ होगी, और वो गड़बड़ के चक्कर में हम नेगेटिविटी और नेगेटिव मिस्टेक्स, नेगेटिव मार्किंग सब करवा लेते हैं, तो वो गलती मत करना। ये 2 क्वेश्चन मैं लास्ट में आपके लिए बोनस लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मैप यूनिट और डिस्टेंस को लेकर भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे बेटा। देखो क्या था, एक F1 का लिंक्ड डाई हाइब्रिड प्लांट था, F1 है डाई हाइब्रिड है, F1 का डाई हाइब्रिड क्या होता है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये F1 का हाइब्रिड होता है, इसमें लिंकेज है, इसमें लिंकेज है, ये बात समझ में आ गई। उसकी क्रॉस करवाया, क्रॉस किससे करवाया, जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल बी से क्रॉस करवाया, ओके जी करवा दिया। कितने प्लांट्स मिले हैं, 1300 प्लांट्स मिले हैं आउट ऑफ 2000 जो कि पेरेंटल टाइप है। मुझे पेरेंटल टाइप तो ऑलरेडी बता दिए, पेरेंटल टाइप बताने जरूरी क्यों थे, अगर लिंकेज ना होती तो ये जो आपको पेरेंट दिखाया गया है इसके 4 गैमेट बनते, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल, इसके 4 गैमेट बनते, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये 4 गैमेट बनते इसके, और इसका बेचारे का एक ही गैमेट बनता स्मॉल ए स्मॉल बी। ये स्मॉल ए स्मॉल बी बराबर में इन चारों से मेटिंग करता और 1:1 का रेशियो बनता अगर लिंकेज ना होती तो, लेकिन क्योंकि लिंकेज थी तो 2000 के 2000 बराबर बराबर नहीं बटे, 500 500 500 500 में नहीं बटे, उनमें से 1300 पेरेंटल थे। पेरेंटल कौन होते हैं, जहां पे दोनों डोमिनेंट एक साथ और दोनों रिसेसिव एक साथ, ये दोनों मिला के कितने थे 1300, और बाकी ये दोनों मिला के कितने थे 700, यानी कि रिकॉम्बिनेंट, सब बराबर नहीं बने। हमसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस। अब इतना जो मैंने आपको ये समझाया, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझाया, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपको मेटिंग करानी है, ना आपको ये समझना है कि लिंकेज है नहीं है, किसमें नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है। जब तक आपको ये पता है कि अच्छा लिंकेज हो रही है और डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे तो कुछ और चाहिए ही नहीं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला हमारे पास होता है कि 2 जीन के बीच, जिनके बीच में लिंकेज हो, अगर उनका डिस्टेंस निकालना हो, मैप यूनिट निकालनी हो, तो चुपचाप परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकाल लो। जितनी रिकॉम्बिनेशन होगी उतना डिस्टेंस होगा। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है उसने एक भी क्रॉस नहीं बनाया होगा, एक भी मम्मी पापा क्रॉस कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि वो ये बात समझ रहा है कि जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उतना डिस्टेंस होगा। रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालू, तो टोटल मेरे पास थे 2000 में से मुझे पेरेंटल बता रखे थे 1300, उनको माइनस कर दूंगी तो जो बचेगा मेरे पास 700, वो क्या है रिकॉम्बिनेंट। जो बचेगा मेरे पास 700 वो क्या है रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, जितने रिकॉम्बिनेंट हो अपॉन टोटल इनटू 100, तो ये इस तरीके से कैंसिल होगा 35। कितना रिकॉम्बिनेशन निकला 35%, तो डिस्टेंस कितना होगा 35 मैप यूनिट। बस ये करना था और कुछ नहीं निकालना था, बस ये करना था। तो इतना सिंपल होता है बेटा ये। और एक और बोनस क्वेश्चन जो अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आई एम श्योर आप कर लोगे। और एक और लास्ट देख लो, ये 205, एक और लास्ट ये देख लो 205 वाला, ठीक है। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बढ़िया लगा और कितने क्वेश्चंस आप इसमें से करेक्ट खुद से कर पाए बिना मेरे बताए। तो यहां पर क्या आ रहा है 205 में, लीनियर क्रोमोसोम है, मैप डिस्टेंस दे रखी है और क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यानी रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज निकालना है। तो ये इसका भाई है बेटा, उल्टा ही तो कर दिया। इधर रिकॉम्बिनेशन से डिस्टेंस निकालना था, इधर डिस्टेंस दे दिया रिकॉम्बिनेशन निकालना है। तो एक ही बात, मुझे तो पता है कि जितना भी रिकॉम्बिनेशन होता है उतना ही डिस्टेंस होता है, बस एक के लिए परसेंटेज वर्ड यूज कर लेते हैं, एक के लिए मैप यूनिट वर्ड यूज कर लेते हैं, बात तो एक ही है। अब इसके बेसिस पर मुझे एक कर्व बनाना पड़ेगा। अगर मुझे डिस्टेंस पता चल गया, अगर मुझे सी और डी के बीच का डिस्टेंस किसी तरीके से पता चल गया, तो जितना डिस्टेंस होगा उतनी ही रिकॉम्बिनेशन होगी, जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ही रिकॉम्बिनेशन होगी। मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तो मैं डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। तो मुझे पहले बताया गया कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 10, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 10, ये मैंने पहली चीज ले ली। फिर मुझे बोला गया बी और सी के बीच में है 4, अब बी और सी के बीच में बनाना है 4, तो देखो मैंने क्या किया
कि बी और सी से 4 यहां पर भी 4 हो सकता है, बी और सी से 4 यहां पर भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, मुझे क्या पता, हमें दोनों ऑप्शन लेकर चलने पड़ेंगे। ओके जी। फिर मुझे कहा गया ए और डी के बीच में डिस्टेंस है 3। ओके जी, एक और नया कलर उठाना पड़ेगा। ए और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है 3, तो ए और डी यहां बना लो, डी डिस्टेंस है 3 और यहां पर भी हो सकता है डी डिस्टेंस है 3, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वी नेवर नो। और फिर मुझे कह रहे हैं ए और सी के बीच में डिस्टेंस है 6, ए और सी के बीच में डिस्टेंस है 6। अगर मैं ये वाला सी मानूंगी तो क्या ए और सी के बीच में 6 डिस्टेंस आ पाएगा? नहीं, 10 + 4 14 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कितना है 6। इसका मतलब मुझे सी कौन से वाला मानना चाहिए? ये वाला मानना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये मानूंगी तो 10 - 4 ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6। तो एक चीज तो मुझे पता चल गई कि सी ये वाला नहीं है, सी ये वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने पूरा चार्ट बना लिया है जिससे मुझे ये समझ में आ चुका है कि एक डी होगा, एक डी होगा, डी से ए है जो कि 3 के डिस्टेंस पर है। अब ये ए और बी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10, ये भी मुझे पक्का पक्का से पता है। और एक इनके बीच में आता है सी जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4, ये भी मुझको पता है। लेकिन जो मुझे नहीं पता कि या तो ये D3 यहां पर है या फिर एक D3 यहां पर है, ये मुझे किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया। 3D यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या है? अलग कलर ले लेते हैं फिर से। मुझसे पूछा गया सी और डी बेटा, मुझसे पूछा गया सी, मुझसे पूछा गया ब्राउन ले लेते हैं, मुझसे पूछा गया इस C और इस D के बीच का डिफरेंस, या फिर इस C और इस D के बीच का डिफरेंस। D ये भी हो सकता है, D ये भी हो सकता है। अगर D यहां पर है तो C और D के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक कितना है? 6, क्योंकि पूरा कितना है 10, इधर कितना है 4, A और C के बीच में कितना है 6, 6 में से आधा कितना है 3, देख पा रहे हो 3, तो बचेगा कितना 3। तो यहां पर D और C के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3। और अगर मैं ये वाला D मान के चलती हूं तो यहां पर कितना है 6 और 3 9, दूसरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9। तो डिस्टेंस 3 भी हो सकता है, डिस्टेंस 9 भी हो सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हर चीज ऐसे ड्रॉ कर करके रखनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 2-3 बार हाथ से खुद बनाओगे तब आप इस चीज को सॉल्व कर पाओगे बेटा, वरना दिक्कत होगी। ये खुद से ड्रॉ करोगे तब समझ में आएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा मजेदार लगा और कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो हमारे बच्चों ने सिली मिस्टेक करी पर आपने नहीं करी। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और पीडीएफ आपको सारे मिलते हैं t.me/anandmani001 पे। तो कीप लर्निंग एंड विल सी यू सून विद मेनी मोर सच प्रैक्टिसेस। थैंक यू।